तो आज हम कंपेयर करने वाले हैं मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के 3 सबसे पावरफुल मेटल्स या अलॉयस को, जो है वाइब्रेनियम, गोल्ड टाइटेनियम अलॉय और उरू मेटल। और आखिर में इनकी प्रॉपर्टीज़ के बेस पर इन्हें हम रैंक करेंगे। तो अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गोल्ड टाइटेनियम अलॉय की। तो जब टोनी ने अपना मार्क 2 बनाया था तब हाई एटमॉस्फेयर में ले जाने पर उसमें फ्रीजिंग प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि मार्क 2 क्रोम टाइटेनियम स्टील अलॉय से बना था। और फ्रीजिंग प्रॉब्लम को रेजिस्ट करने के लिए टोनी ने मार्क 3 में गोल्ड मतलब सोने और टाइटेनियम को मिक्स करके एक अलॉय बनाया। और मार्क 3 के बाद जितने भी आर्मर्स टोनी ने बनाए सब में कहीं ना कहीं गोल्ड टाइटेनियम का इस्तेमाल किया गया था। वैसे एक फैक्ट है कि जिस गोल्ड टाइटेनियम को टोनी 2008 में यूज कर रहा था, रियल लाइफ में सेम अलॉय 2016 में डिस्कवर किया गया था। गोल्ड टाइटेनियम नॉर्मल स्टील से 20% ज़्यादा ड्यूरेबल और हैवी होते हैं, इसलिए मार्क 3 को सूटअप करने के लिए रोबोट्स की ज़रूरत पड़ती थी। लेकिन 2 साल बाद जब टोनी ने मार्क 5 बनाया तब उसने अपने अलॉय का वेट काफ़ी कम कर दिया था, जिसके बाद मार्क 5 टोनी का बनाया सबसे कॉम्पैक्ट आर्मर बना, जो कि एक सूटकेस की तरह दिखाई देता था। लेकिन इसका वजन भी काफ़ी कम था। एग्जैक्टली कितना था वो तो नहीं पता, बट हैप्पी ने इजीली उसे एक हाथ से उठा लिया था, इसलिए ये अराउंड 15 to 25 kg के आसपास होगा, जो टेक्निकली पॉसिबल है क्योंकि मार्क 5 में कोई वेपन्स नहीं थे। मार्क 7 तक टोनी अपने आर्मर्स को इतना पावरफुल बना चुका था कि उस पर अब थॉर के लाइटनिंग और चित्तौरी के लेजर बीम का कोई खास असर नहीं होता है। टोनी के पास एक स्टार बूस्ट नाम का आर्मर था जो स्पेस मिशन के लिए बनाया गया था। मतलब टोनी गोल्ड टाइटेनियम से बने आर्मर्स को पहनकर स्पेस में भी सर्वाइव कर सकता है। सो टेक्निकली अब एक लिमिट तक टोनी को स्पेस टेम्परेचर से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मार्क 50 गोल्ड टाइटेनियम नैनो टेक्नोलॉजी से बना था और इस आर्मर में जितने भी वेपन्स थे वो सब सेम अलॉय से बने थे। अब टोनी का सूट इतना पावरफुल बन चुका था कि उस पर चांद गिर गया था, लेकिन उसे कुछ नहीं हुआ। पावर स्टोन जो कि पूरे प्लैनेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है, उसके प्रोजेक्शन को भी टोनी ने शील्ड बनाकर काउंटर कर दिया था। हालांकि इस प्रोसेस में टोनी के कुछ नैनो पार्टिकल्स डेड हो गए थे, लेकिन एक मैनमेड सूट का पावर स्टोन के सामने टिकना काफ़ी यूनिक बात है। और जहां एक तरफ थैनोस ने उरू मेटल का यूज़ किया था इन्फिनिटी स्टोन्स को कंट्रोल करने के लिए, वहीं दूसरी तरफ टोनी ने नैनो गॉन्टलेट बना दिया। पर इन्फिनिटी स्टोन्स की एनर्जी यहाँ ओवरफ्लो हो रही थी, लेकिन गोल्ड टाइटेनियम ने तो यहाँ पर काम कर ही दिया। और इसी अलॉय की वजह से टोनी ने स्नैप करके पूरे यूनिवर्स को बचाया। अब काफ़ी सुपर फैंस मुझसे सवाल करते हैं कि टोनी ने वाइब्रेनियम का यूज़ करके नैनो गॉन्टलेट क्यों नहीं बनाया था। तो स्नैप करने के बाद टोनी टाइम ट्रैवल पर काम कर रहा था, लेकिन अगर वो वाइब्रेनियम लेने जाता तो शायद वकांडियंस उसे नहीं देते, क्योंकि वाइब्रेनियम काफ़ी वैल्यूएबल है। और इन्फिनिटी स्टोन्स को असेंबल करने के लिए टोनी को बहुत सारे वाइब्रेनियम की ज़रूरत थी, जो टेक्निकली वकांडियंस नहीं देते, वो भी तब जब उनका किंग स्नैप का शिकार बन चुका हो। और अगर टोनी को वाइब्रेनियम मिल भी जाता तो उसे काफ़ी टाइम लग जाता उसे स्टडी करके एक गॉन्टलेट बनाने में। इसलिए टोनी ने गोल्ड टाइटेनियम को चुना। और इसी तरह हमें भी पता चल गया कि गोल्ड टाइटेनियम को अगर सही से यूज़ किया जाए तो उसे इन्फिनिटी स्टोन्स भी कंट्रोल किया जा सकते हैं। अब बात करते हैं वाइब्रेनियम की। तो वाइब्रेनियम अर्थ पर आया था आज से लगभग 2.5 मिलियन साल पहले। सो हो सकता है कि यूनिवर्स में कहीं पर वाइब्रेनियम से बना एक प्लैनेट हो जो बाद में डिस्ट्रॉय हो गया हो। क्या पता शायद वॉचर को पता हो। लेकिन जब लोगों को वाइब्रेनियम के बारे में पता चला तब अफ्रीका साइड के 5 कबीले वाले एक दूसरे को कूटने लगे। लेकिन तभी एक शमन नाम का वॉरियर वाइब्रेनियम से बनी हार्ट शेप हर्ब खा लेता है और उसे मिलती है सुपर स्ट्रेंथ, स्पीड और ड्यूरेबिलिटी। और उस दिन से वकांडियंस वाइब्रेनियम को प्रोटेक्ट करने लगे। 1940s के दौरान हॉवर्ड स्टार्क के हाथों वाइब्रेनियम लगा था, जिसकी उसने शील्ड बना दी। अब क्योंकि वाइब्रेनियम काफ़ी रेयर है, इसलिए वकांडा से बाहर उनकी नीलामी करोड़ों में होती है। और शायद वाइब्रेनियम के अलग अलग कलर्स भी होते हैं, क्योंकि एज ऑफ अल्ट्रॉन में जो वाइब्रेनियम हमने देखा था उसका कलर स्काई ब्लू था। वही जिस वाइब्रेनियम को हमने ब्लैक पैंथर में देखा वो उसका कलर पर्पल है। वैसे अल्ट्रॉन ने विजन को भी तो वाइब्रेनियम से ही बना था, और विजन अपने आप में काफ़ी पावरफुल रोबोट है। एग्जाम्पल के लिए व्हाइट विजन वर्सेस रेड विजन की फाइट ही देख लो। वैसे विजन को एक वेपन के तौर पर बनाया गया था, और वकांडा की 90% चीज़ें वाइब्रेनियम से बनी होती है, जैसे उनके ब्रेसलेट, चाकू छुरी, स्पेयर, एक्सपेरिमेंट लैब और यहाँ तक कि ट्रेन्स और जेट्स भी। ब्लैक पैंथर का सूट भी वाइब्रेनियम से बना है, जिसमें नैनो टेक्नोलॉजी यूज़ की गई थी, जिससे ये सूट बुलेट प्रूफ और बॉम्ब प्रूफ तो बना ही, लेकिन साथ में इसमें एब्जॉर्प्शन एबिलिटी भी थी, ठीक कैप्टन अमेरिका के शील्ड की तरह। लेकिन ब्लैक पैंथर का सूट एब्जॉर्ब की हुई एनर्जी को अपने ही एनिमी पर प्रोजेक्ट कर सकता है, जो इनडायरेक्टली इस सूट को काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल बना देता है। अब कुछ एलियन मेटल्स है जो वाइब्रेनियम को बराबरी की टक्कर दे सकते हैं या फिर उसे कट कर सकते हैं, जैसे कोर्वस ग्लेव की स्पेयर में लगा मेटल जिसने विजन को चीर दिया था।
लेकिन इन फ्यूचर ऐसा हो सकता है कि शूरी वाइब्रेनियम को इस लेवल पर यूज कर दे जो हम सोच भी नहीं सकते। बट अब बात करते हैं उरू मेटल के बारे में। तो पूरे यूनिवर्स में उरू मेटल सिर्फ निडाविलर में मिलता है, क्योंकि वहाँ रहने वाले ड्रॉप्स इस मेटल का यूज करके एसगार्ड्स के लिए वेपन बनाते हैं और बदले में एसगार्ड ड्रॉप्स को प्रोटेक्ट करता है। उरू मेटल काफ़ी डेंस होता है, इसीलिए इसे मेल्ट करने के लिए न्यूट्रॉन स्टार की ज़रूरत पड़ती है। अब एमसीयू में उरू मेटल से बने कुछ वेपन्स हमें देखने मिले हैं, जैसे ओडिन की स्पेयर गंगनिर, थॉर का म्यूनर और स्टॉर्म ब्रेकर। उसके बाद हेमडाल की स्वॉर्ड जो टेक्निकली बाइफ्रोस्ट की चाबी है, वो भी सेम मेटल से बनी थी। और ऐसा कहा जाता है कि थैनोस की स्वॉर्ड भी उरू मेटल से बनी है। और हो सकता है कि फ्यूचर में हमें और वेपन्स देखने मिले। अब उरू मेटल से 2 टाइप्स के वेपन बनाए जा सकते हैं। फर्स्ट होते हैं गोल्डन कलर के, जो काफ़ी पावरफुल एनर्जी को कंट्रोल करके चैनलाइज करते हैं, जैसे स्पेयर गंगनेर जो ओडिन फोर्स को कंट्रोल करता है, और इन्फिनिटी गॉन्टलेट जो इन्फिनिटी स्टोन्स को कंट्रोल किया करता था। और सेकंड टाइप में आता है सिल्वर कलर के वेपन्स, जिनका काम है अपने यूज़र के पावर को एम्पलीफाई करना, जैसे म्यूनर और स्टॉर्म ब्रेकर। उरू मेटल में स्पेल कास्टिंग भी की जा सकती है, ठीक जैसे ओडिन ने म्यूनर पर की थी। अब ये तो इन तीनों मेटल्स की बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, पर अब इन्हें इनकी पावर के बेस पर रैंक करना शुरू करते हैं। तो नंबर 3 पर मैं किसी को नहीं रखूंगा, बल्कि गोल्ड टाइटेनियम और वाइब्रेनियम के बीच टाई होता है, और वो दोनों नंबर 2 पर आते हैं। क्योंकि वाइब्रेनियम से बहुत कुछ किया जा सकता है, बट टोनी ने ज़्यादातर काम गोल्ड टाइटेनियम से करके दिखाया है। जैसे दोनों के सूट नैनो टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं। अब आयरन मैन का सूट ब्लैक पैंथर की तरह एनर्जी एब्जॉर्ब करके रिलीज नहीं कर सकता, बट ब्लैक पैंथर भी नैनो टेक की मदद से मार्क 85 की तरह वेपन नहीं बना सकता। वाइब्रेनियम की वजह से वकांडा इतना एडवांस बना है, पर हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि टोनी की टेक्नोलॉजी यूएस गवर्नमेंट से काफ़ी फ्यूचरिस्टिक थी। उसने गोल्ड टाइटेनियम को बस एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाया था, जो थी उसकी फ्रीजिंग प्रॉब्लम। अगर हम सिंपली इसे सम अप करें तो वाइब्रेनियम ऑन पेपर काफ़ी ज़्यादा एडवांस लगता है, और वो है भी। लेकिन टोनी ने गोल्ड टाइटेनियम का इस लेवल पर इस्तेमाल किया है कि वो वाइब्रेनियम अलॉय को बराबरी के टक्कर दे सकता है। और कई इवेंट्स में तो गोल्ड टाइटेनियम वाइब्रेनियम से ज़्यादा बेटर देखने मिला, जैसे इन्फिनिटी वॉर में जहाँ थैनोस के एक पंच में ब्लैक पैंथर नॉकआउट हो गया था, वही आयरन मैन पावर स्टोन के ब्लास्ट को सर्वाइव कर गया। और वाइब्रेनियम की 2 वीकनेसेस है, जैसे फर्स्ट है सोनिक बीम्स या सोनिक रिफ्लेक्टर्स। वाइब्रेनियम इसके कांटेक्ट में आते ही न्यूट्रलाइज होना शुरू हो जाता है, और इसी वजह से किलमोंगर फाइनल फाइट में हार गया था। और सेकंड वीकनेस है इलेक्ट्रिसिटी। अब वाइब्रेनियम को इलेक्ट्रिक से थोड़ा फर्क तो पड़ता है, जैसे जब ब्लैक पैंथर बकी और कैप्टन अमेरिका को पकड़ने की कोशिश करता है सिविल वॉर में, तब नताशा उसे अपने इलेक्ट्रिक डिस्क से रोकती है। और यहाँ पर हम साफ देख सकते हैं कि वाइब्रेनियम सूट होने के बाद भी इलेक्ट्रिक का असर तिचाला पर हो रहा था। और सेम बकी के साथ हुआ जब वो फैल्कॉन के साथ जॉन वॉल्कर को कूट रहा था। जॉन वॉल्कर बकी को उठाकर फेंकता है, तब बकी इलेक्ट्रिक के कांटेक्ट में आता है। ऐसा होने की वजह से वो अनकॉन्शियस तो होता ही है, लेकिन साथ में उसका वाइब्रेनियम वाला हाथ भी न्यूट्रलाइज होना शुरू हो जाता है। जबकि गोल्ड टाइटेनियम में अभी तक हमें ऐसी कोई वीकनेस देखने नहीं मिली है। हाँ, स्टार्टिंग में कुछ प्रॉब्लम्स थी, लेकिन टाइम के साथ टोनी ने उन्हें ठीक कर दिया, और इसलिए वाइब्रेनियम और गोल्ड टाइटेनियम के बीच टाई हो जाता है। लेकिन नंबर 1 पर उरू मेटल ही रहेगा। अब उरू मेटल को नैनो टेक्नोलॉजी के साथ कंबाइन नहीं किया जा सकता, और ना ही उरू मेटल से एसगार्ड बना है। बेसिकली इस मेटल को गॉड लेवल के वेपन्स बनाने में यूज़ किया जाता है, और यही मेटल कहीं ना कहीं उस गॉड की पावर को एम्पलीफाई करता है। थॉर ने इस मेटल से सुकोविया सिटी से लेकर थैनोस के ड्रॉप शिप्स को डिस्ट्रॉय किया है, और पूरे एमसीयू में सिर्फ उरू मेटल है जो अच्छे से इन्फिनिटी स्टोन्स के पावर को कंट्रोल कर सकता है, और साथ में 6 इन्फिनिटी स्टोन्स की एनर्जी को कट करते हुए थैनोस की छाती में भी घुस सकता है। और ऐसा शायद ही बाकी कोई दूसरा मेटल या अलॉय कभी कर पाए। इसलिए उरू मेटल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल है बाकी 2 मेटल से, और आज के सुपर बैटल का विनर भी उरू मेटल ही है। तो अब आई होप इन तीनों मेटल्स को लेकर जो आपके डाउट्स हो गए वो क्लियर हो गए होंगे, और अगर नहीं हुए तो कमेंट्स में बताओ, मेरा रिप्लाई आपको मिल जाएगा। लेकिन अब अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना इसी वीडियो देखने के लिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही, अब मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।